हेलो। 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 वालेकुम सलाम। हाँ पार्टिसिपेंट काइंडली RCP ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर लें। अभी तक हमने जो क्लासेस अटेंड की हैं उसमें हमने कोड को रीड करना सीखा, कोड को राइट करना सीखा और तकरीबन आप लोग कोड को रीड करना एंड राइट करना 20 से लेके 25% आप लोग सीख चुके हैं। अगर आपके सामने मैं कोई छोटा सा कोड रखूं तो आप उसको रीड करके मुझे बता सकते हैं कि इस कोड में क्या है, यानी आप उस कोड का 20 to 25% आप इजीली रीड कर सकते हैं। आज हमारी जो क्लास होगी वो है कोड को एडिट करना, एडिटिंग पे। एडिटिंग से क्या मुराद है और एडिटिंग के लिए हमारे पास कौन सी स्किल होना ज़रूरी है? एडिटिंग मीन कि आपके पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, आप इस कोड को मॉडिफाई कर लो अपने डाटे के मुताबिक, अपने जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक्चुअली आर के जितने भी एनालिसिस हैं, जितने भी एनालिसिस आप आर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तमाम एनालिसिस की जो इंफॉर्मेशन है, तमाम एनालिसिस के जो कोड हैं, स्क्रिप्ट हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमने उन स्क्रिप्ट को यूज़ करना सीखा, उनको एडिट करना सीखा अपने डाटे के मुताबिक। ये आपने कोई नया स्क्रिप्ट नहीं बनाना, कोई नया कोड आपने क्रिएट नहीं करना। आपने जो आपके पास चीज़ है उसको आपने ड्राइव करना सीखी, क्योंकि आई थिंक मैंने पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ज़हूर साहब जो हैं वो न्यू गाड़ी परचेज करते हैं तो इनका टारगेट गाड़ी को ड्राइव करना है, इनका पर्पस गाड़ी को ड्राइव करना, तो ये गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे, ना कि उसकी इंजीनियरिंग सीखेंगे। हमने जीजी प्लॉट टू को यूज़ करना सीखना है कि जीजी प्लॉट टू को यूज़ करके हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ना कि हमने ये सीखना है कि जीजी प्लॉट टू के बैकअप पे क्या है, इस पे बैकअप पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, फिर इसकी कोडिंग कैसे हुई है। क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो प्रोग्रामर्स का काम है। हमारा काम है डाटा एनालिसिस, हम डाटा एनालिस्ट बनने जा रहे हैं, हम प्रोग्रामर नहीं बनने जा रहे, हम डेवलपर नहीं बनने जा रहे। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामिंग करते हैं लोग, ये प्रोग्रामर्स का काम होता है, डाटा एनालिस्ट का काम नहीं होता। हमारा काम क्या है? इसको सक्सेसफुली रन करना सीखना, इसको अच्छी तरह ड्राइव करना सीखना और अपने रिक्वायरमेंट के, अपने रिक्वायर्ड के एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना। तो आज हम जिस स्किल को सीखेंगे उसका नाम है एडिटिंग। इससे एग्जांपल मैं अगेन आपको छोटी सी देता हूँ। ज़हूर साहब माइक ओपन कीजिएगा काइंडली। जी सर। सर क्या हाल है आपका? ठीक है। शुक्र है अल्लाह का सर। सर आप पाकिस्तान में होते हैं या चाइना में होते हैं? चाइना में सर। चाइना में। तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती होगी थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत आती है, कोई ख़ास नहीं। ठीक है।
फर्ज करते हैं कि आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि चाइनीज में एक अब्स्ट्रैक्ट लिख के लाएं किसी पेपर का, चाइनीज लैंग्वेज में। ठीक है। अब वो जी चाइनीज सर। लैंग्वेज में अब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए आपके पास आपको वो लैंग्वेज रीड भी करनी आनी चाहिए और राइट भी करनी आनी चाहिए। इस तरह अगर आपसे कोई कहे कि इंग्लिश में कोई अब्स्ट्रैक्ट लिखें जी तो वो आप इजीली लिख लेंगे ना। अगर कोई आपसे कहे कि इंग्लिश में जी आप जी अब्स्ट्रैक्ट लिखें किसी भी आर्टिकल का, तो इंग्लिश में आप इजीली लिख लेंगे, क्योंकि इंग्लिश आपको रीड भी करनी आती है, राइट भी करनी आती है। अगर वो आपसे कहते हैं कि आप चाइनीज में अब्स्ट्रैक्ट लिखें, अब क्या है, अब आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि चाइनीज आपको ना तो आपको रीड करना आती है और ना ही आपको राइट करना आती है। जब तक आपको कोई लैंग्वेज रीड राइट करना नहीं आती, आप उसकी हेल्प इंटरनेट से भी नहीं ले सकते। मसलन आप कहते हैं कि सर मैं तो चैट जीपीटी से हेल्प ले सकता हूँ, मैं गूगल से हेल्प ले सकता हूँ, मैं गूगल को कहता हूँ कि मुझे चाइनीज़ में एब्स्ट्रैक्ट लिख के दे दें। तो वो गूगल आपको चाइनीज़ में एब्स्ट्रैक्ट दे देगा, चैट जीपीटी आपको चाइनीज़ में जो है एब्स्ट्रैक्ट दे देगा, लेकिन आपको नहीं पता कि उस एब्स्ट्रैक्ट में है क्या। आप उसको रीड ही नहीं कर पा रहे, क्या उसने आपको सही लिख के दिया है या गलत लिख के दिया है। फिर आप वो एब्स्ट्रैक्ट आपने लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ना चैट जीपीटी से ये एब्स्ट्रैक्ट लिखवा लिया, ये वैसे मैं एक रफ सा लिख रहा हूँ, फर्ज करते हैं कि चाइनीज़ में ही है, ठीक है। ये आपने एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो चैट जीपीटी से लिखवा। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप इसमें ना ऐसा करें कि ये जो लाइन लिखी हुई है ना आपने, ये वाली लाइन, इसमें ये वाला सेंटेंस चेंज करके इसकी जगह पे कुछ और लिख के लाएं। अब क्या करेंगे आप? अब तो आपको समझ ही नहीं है ना इस लाइन का मतलब क्या है और आप यहाँ पे लिखना क्या चाह रहे हैं। या वो आपसे कहते हैं कि यहाँ पे किसी और का नाम लिखा हुआ है, आप अपना नाम यहाँ पे टाइप करके लाएं। अब आपको समझ ही नहीं आ रही कि किसी और का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है और आपने अपना नाम चाइनीज में कैसे लिखना है। सेम आर भी ऐसे ही, जी सर। सेम आर भी जो है वो भी ऐसे ही है। जब तक आपको आर की रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आएगी, आप कोई भी कोड एडिट नहीं कर पाए। आर के एनालिसिस के जितने भी स्क्रिप्ट हैं, जितने भी कोड हैं, वो ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। लास्ट टाइम हमने कोरिलेशन एनालिसिस किया, आप यहाँ पे गूगल पे टाइप करें कोरिलेशन एनालिसिस इन आर और इसको सर्च करें। देखें बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो आपको कोरिलेशन एनालिसिस के लिए जो है वो कोड प्रोवाइड कर रही हैं। सब जो है वो वेबसाइट के ऊपर कोड अवेलेबल हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि इन्होंने वेबसाइट वालों ने जो एनालिसिस किया हुआ है वो अपने डाटा पे किया हुआ है। जो एग्जाम्पल डाटा है वो इनका अपना डाटा सेट है। हमारे पास तो फाइकस का डाटा है या आपका अपनी रिसर्च का डाटा है। अब आप चाह रहे हैं कि आप सेम टू सेम एनालिसिस अपने डाटा के ऊपर परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल ये मैंने कोरिलेशन एनालिसिस के लिए एक वेबसाइट ओपन की है, STIDA के लिए, ठीक है। अब ये देखें, ये भी कोरिलेशन है, ये भी कोरिलेशन प्लॉट है। अब हज़ारों तरह के डिफरेंट कोरिलेशन प्लॉट हैं और उनके कोड भी साथ दिए हैं साथ, ये देखें, हर एक का कोड भी साथ दिया हुआ है। ये वाला कोड, ये कोड है, यानी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें उन्होंने साथ बताई। आप कोई और वेबसाइट खोलें या इमेजेस पे आ जाएं, ये है देखिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आप ये वाला प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप इस पर क्लिक करें। अब ये देखें, इस प्लॉट की तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि इन्होंने डाटा कौन सा यूज़ किया है, कौन से वेरिएबल्स के दरमियान ये कोरिलेशन निकाल रहे हैं, ये इनका डाटा है, ठीक है। सॉरी, मैट्रिक्स है इनका, और मैट्रिक्स के बाद जो है ये इन्होंने कोरिलेशन प्लॉट जो है वो क्रिएट किया। सॉरी, ये डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, ये स्क्रिप्ट और ये इसका प्लॉट। अब ये देखें, ये सारा स्क्रिप्ट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कोरिलेशन प्लॉट के।
हमने जस्ट क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको रीड करना है। अगर हम इसको रीड कर सकते हैं सक्सेसफुली, हर लाइन को रीड करके बता सकते हैं कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है, तो समझें कि आप आर में एक्सपर्ट होना शुरू हो। जब आपको रीडिंग करना इसकी आ गई है, तो एडिटिंग करना आपके लिए कोई मुश्किल बात ही नहीं है। आज हम जो है वो क्लास में एडिटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करेंगे। एग्जांपल डेटा सेट हमारे पास फाइकस ही होगा, लेकिन जो हमारे पास एनालिसिस होगा वो आज वो हम यूज़ करेंगे डैंडोग्राम। एनालिसिस जो हमने यूज़ करना है वो डैंडोग्राम। एक्चुअली अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीज़ें सारी हम दोबारा सीखेंगे। डैंडोग्राम जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए या आउटपुट चेक करने के लिए कि क्या हमने जो कोड एडिट किया है वो करेक्ट है, या वो सक्सेसफुली जो है वो हमने उसको डन कर लिया है, या सक्सेसफुली हमने उसको एडिट कर लिया है। तो उसकी आउटपुट जब हम शो करेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि वो कोड वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम जो है वो डेंडोग्राम के ऊपर जो है वो एडिटिंग करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी ओपन कर लें, बल्कि यहाँ पे आप लोग टाइप करें गूगल पे आप टाइप करें डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। ये वाली लाइन लिखें गूगल पे, डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर उसको सर्च करें। आपके पास पहली जो वेबसाइट आएगी STHDA के नेम से, STHDA, ये वाली वेबसाइट जो है ना वो लर्निंग पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आपने लर्निंग करनी है तो आप ये वाली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, ब्यूटीफुल डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर 5+ मस्ट नोन मेथड्स। ये देखिए, यानी इसमें आपको 5 से ज़्यादा मेथड उन्होंने बताए हैं कि आप किस तरह डेंडोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। यानी 5 से ज़्यादा मेथड हैं डेंडोग्राम क्रिएट करने के लिए। मैं इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी ये वेबसाइट ओपन कर लें। तो हम पार्टिसिपेंट काइंडली ये वाली वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने इस वेबसाइट को एक दफ़ा गो थ्रू करना है। यानी इस वेबसाइट में एक दफ़ा आप फर्स्ट लाइन से लेके एंड वाली लाइन तक एक दफ़ा आपने देखना है कि इस वेबसाइट में है क्या, कौन कौन से प्लॉट्स हैं। जस्ट आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए बस। देखें, हर कोड, हर ग्राफ का साथ फार्मूला लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। लेकिन सेकंड मेथड, आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू हो जाएं तो पूरी वेबसाइट एक दफ़ा देख लें कि कौन कौन से प्लॉट बने हुए हैं और उनके साथ स्क्रिप्ट भी लिखे हैं। इस वेबसाइट को ओपन करें, एक दफ़ा तमाम पार्टिसिपेंट इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें और चैट में डन टाइप कर दें। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको एक दफ़ा गौर से देखें वेबसाइट को। इसमें कौन कौन से प्लॉट्स बने हुए हैं और उनके साथ स्क्रिप्ट भी लिखे हुए हैं। उनको एक दफ़ा गौर से देख लें और चैट में डन टाइप करें। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। ओके, डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
अब तमाम पार्टिसिपेंट बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएं इस वेबसाइट के, बल्कि अभी आप ये देखते हैं मेरे पास वेबसाइट को, अभी आप अपने वाले पीसी पे ना इसको कुछ भी करें, इसको अंडरस्टैंड कर लें हमने करना क्या है, तो उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इस पर रखिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं अ वैरायटी ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इन आर फॉर विजुअलाइजिंग एंड कस्टमाइजिंग डेंडोग्राम। यानी वो कह रहा है आर के ऊपर बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके डेंडोग्राम को विजुअलाइज कर सकते हैं। The aim of this article is to describe 5+ methods for drawing a beautiful dendrogram using our software. 5 मेथड इसमें बताए गए हैं। नंबर 1 फर्स्ट मेथड है plot.htexlist, दूसरा है plot.dendrogram फंक्शन, तीसरा है phylogenetic ट्री। इसी तरह 5 मेथड जो हैं वो डिफरेंट मेथड बताए। हम पहले मेथड की तरफ आते हैं। ये देखिए, पहले मेथड का कोड ये दिया हुआ है, ये वाला। आप इस कोड को कॉपी करें। कोड को कॉपी करने के बाद, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप आर पे आ गए। इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करें। कोड को कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद अपने कोड को आर में पेस्ट कर लें। यहाँ तक कंप्लीट कर लें। अच्छा, यहाँ पे जहूर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि आज हमारा जो टॉपिक जी है वो डेंडोग्राम है, ठीक है। तो जी जब सर। जब भी कोई एनालिसिस का नाम आर के हवाले से लिया जाए तो फौरन आपके जहन में क्या क्वेश्चन आना चाहिए? पैकेज अवेलेबल है हमारे पास या नहीं नहीं, है? पैकेज कौन सा यूज होगा, पहले आपने पैकेज जी का जी। नाम फाइंड करना, जी सर। ठीक है। तो डेंडोग्राम जी जी। बनाने के लिए कौन सा पैकेज हमने यूज करना। लेकिन जहाँ पे देखें इन्होंने किसी पैकेज का नाम ही नहीं लिखा हुआ, ना ही लाइब्रेरी किया हुआ कुछ। ये देखें जो कोड आपने कॉपी किया है, ये मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे लूँ ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। हम देखें ना, इसने हमें 3 कोड दिए हैं, और अगर हम वेबसाइट पे भी देखें तो इसने हमें कोई कोड नहीं दिया हुआ इंस्टॉलेशन के लिए, ना लाइब्रेरी के लिए, और ना ही कोई बताया हुआ कि कौन सा पैकेज आपने यूज़ करना। ऐसे ही है ना? जी सर। तो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि जब भी आपको कोई एनालिसिस अलॉट हो, कोई एनालिसिस का कहा जाए, तो फ़ौरन आपके जहन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम पैकेज यूज़ ही नहीं कर रहे कोई, कहीं भी पैकेज का नाम आपको नज़र नहीं आ रहा, ना ही हमने कोई लाइब्रेरी की है उसकी। तो यह क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि यहाँ पे हम पैकेज क्यों नहीं यूज़ कर रहे। एक्चुअली मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूँ यहाँ पे। पैकेजेस जो हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। पैकेजेस 2 तरह के हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक पैकेज, एक है बेसिक पैकेज, और दूसरा है रिक्वायर्ड पैकेज। बेसिक पैकेजेस क्या है और रिक्वायर्ड पैकेजेस? एक टाइप होगी बेसिक पैकेज और एक होगी रिक्वायर्ड पैकेज। ज़रूर सा फर्ज करते हैं कि आपको ना नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं, ठीक है। जी जी। और मोबाइल फ़ोन को आप पैकिंग से ओपन करते हैं और उसको ऑन करते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे ना, ये देखें फॉर एग्जांपल ये आपका मोबाइल फ़ोन है नया, आपने ये ऑन का बटन प्रेस किया, ठीक है, और उसको ऑन किया। ऑन करने के बाद आप देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे आइकन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे डायलर, मैसेज, ईमेल, इंटरनेट। यानी बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उसके अंदर, वो आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, जैसे
वी चैट है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। व्हाट्सएप है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मैसेंजर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। आपके बैंक के जो डिटेल है या अकाउंट्स हैं वो आपको ऐड करना पड़ते हैं। तो बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे ऐप्स ऐसी हैं जो आपको बाद में इंस्टॉल करना पड़ते हैं। ऐसी ऐप्स जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में अवेलेबल हों, जैसे आप मोबाइल ऑन करें फर्स्ट टाइम, उस मोबाइल के अंदर वो तमाम चीज़ें उसकी विंडो में ऑलरेडी अवेलेबल हों, उन्हें हम कहते हैं बेसिक बेसिक पैकेजेस। और कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो हम बाद में इंस्टॉल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिक्वायर्ड पैकेजेस। इसी तरह आपके लैपटॉप की जो विंडो है, जब आप लैपटॉप में विंडो चेंज करवाते हैं या नई विंडो करवाते हैं उसमें, तो जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी आपके लैपटॉप में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर आपको बाद में इंस्टॉल करवाना पड़ता है। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, पीडीएफ हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ज़ूम हो गया, आर प्रोग्रामिंग हो गया, पाइथन हो गया, यानी बहुत सारे टूल्स आपको साथ-साथ इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसे पैकेजेस जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम बेसिक पैकेज कहते हैं, और जब हम इंस्टॉल करते हैं, उन्हें हम रिक्वायर्ड पैकेजेस। अच्छा, जो बेसिक पैकेजेस होते हैं ना, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं और ऑलरेडी एक्टिवेट होते हैं। जो बेसिक पैकेज हैं, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, ऑलरेडी एक्टिवेट होते हैं। ना ही हमें उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है, ना ही हमें उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है, ना ही उन्हें टर्न ऑन करना पड़ता है। जबकि जो रिक्वायर्ड पैकेजेस होते हैं, ये हमें इंस्टॉल भी करना पड़ते हैं और इनको एक्टिवेट भी करना पड़ता है। यहाँ तक काइंडली कन्फर्म कीजिएगा, क्लियर है? बेसिक पैकेज और रिक्वायर्ड पैकेज में डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को? जी ज़रूर साहब। जी जी क्लियर है सर। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली कन्फर्म कीजिएगा। बेसिक पैकेज और रिक्वायर्ड पैकेज में आपको डिफरेंस क्लियर है? अब आप आ जाएँ पैकेजेस के बटन पे। अगर आप पैकेजेस के बटन पे क्लिक करें, तो ये देखें आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है पैकेजेस जो आपने इंस्टॉल नहीं किए हैं या ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। आपने अभी तक कुछ पैकेज इंस्टॉल किए हैं, जैसा कि ggplot2, रीड एक्सेल, साइक, कोर प्लॉट, या कुछ छोटे पैकेजेस आपने अभी तक इंस्टॉल किए। लेकिन आपके पास एक ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये ऑलरेडी आर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। इन पैकेजेस को हम कहते हैं बेसिक पैकेज, और जो आप इंस्टॉल करते हैं वो रिक्वायर्ड पैकेज। बेसिक पैकेज को आपको ना ही एक्टिवेट करना पड़ता है, ना ही इंस्टॉल करना पड़ता है, जबकि जो रिक्वायर्ड पैकेजेस होते हैं, इनको आपको ऑन भी करना पड़ता है और इंस्टॉल भी करना पड़ता है। अब हम आते हैं कोड को रीड करने की तरफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैकेजेस यूज हुए हैं वो बेसिक पैकेज या बेसिक फंक्शंस हैं, इसलिए हमें कोई भी पैकेज एक्टिवेट नहीं करना पड़ा और ना ही हमें लाइब्रेरी करना पड़ा। अब मैं आपको स्टेप बताता हाँ हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। हाँ सर, ये जो बेसिक पैकेजेस है, इसके एक्टिवेशन के लिए जो टिक निशान है वो रिक्वायर्ड है या रिक्वायर्ड नहीं है? ये वाला। जो बेसिक पैकेजेस है, हाँ जी, जो टिक निशान है जो रिक्वायर्ड है, जिसको हम एक्टिवेट करते हैं तो उसके साथ टिक निशान आता है। जी जी, लेकिन जो बेसिक है, बिल्कुल इसके बेसिक जो लिए है ये। ना, बेसिक के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। वो टिक हो ना ठीक है हो सर। वो वर्क करता है। ठीक है सर। जैसे अभी इनके हमारे कुछ इस पास तरह देखें, है। ये है स्टैट, ये ऑलरेडी टिक है, ठीक है। कुछ जी जो सर। बेसिक पैकेज है ना, जो जिन्होंने वर्क करना है, यानी जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वो ऑलरेडी आपके पास टिक होंगे। अभी हम ये जी एच सर। एच क्लस पे वर्क करेंगे या देखेंगे, ये आपके पास ऑलरेडी टिक होंगे, ठीक है। या अगर ना भी हुए तो फिर भी ये वर्क करेंगे। ठीक है सर। जैसे रीड एक्सेल है, उसको हम एक ही बार जो है वो लाइब्रेरी करते हैं, ठीक है। फिर इसको आपको लाइब्रेरी नहीं करना पड़ता, एक ही बार हम उसको ऑन कर देते हैं। जब तक वो आपके लैपटॉप में आ रहा है वो ऑन रहता है। जब भी आप फाइल को इंपोर्ट करते हैं, आप डायरेक्ट इंपोर्ट के बटन पर जाते हैं और फाइल को इंपोर्ट कर देते हैं।
आपको रीड एक्सेल बार बार जो है वो एक्टिवेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब हम आते हैं कोड को रीड करने के लिए। अभी जरूर सा पहले माइक ओपन कीजिएगा, ये आपने मुझे रीड करके बताना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। लाइन नंबर 35 और 6, ये मुझे रीड करके बताएं ये क्या कह रहा है। आपको इस कोड की समझ आ रही है? इसमें सर हमारे पास जो डाटा है वो लो सर कंप्लीटली समझ नहीं है। अच्छा, आपको इसलिए भी समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा है जी लोड डाटा, ये इसने हेडिंग बनाई है ना जी जी। वेबसाइट वाले ने। तो कहता है, जैसे मैं आपको हाँ कहता हूँ सर ये। मैं जैसे मैं आपको कहता हूँ इम्पोर्ट फाइकस फाइल, जी जी। इसने क्या किया, लोड डाटा। इम्पोर्ट डाटा को क्या क्या लिख दिया, लोड डाटा। अगर मैं इसको लिखूँ इम्पोर्ट डाटा तो ये गलत नहीं होगा। लोड का या इम्पोर्ट का एक ही मीनिंग है, ठीक है। जी सर। इम्पोर्ट डाटा यानी डाटे को इम्पोर्ट करने के लिए ये वाला कोड है। अब डाटा यूएस अरेस्ट, हमारे पास डाटा कौन सा है, फाइकस का है। फाइकस। और हम ऑलरेडी इसको लोड कर चुके हैं, ऐसे ही है ना। जी जी। इसका मतलब है इस स्टेप की हमें जरूरत ही नहीं है, हमने तो डाटा लोड कर लिया होगा। ये वाला स्टेप डाटे को लोड करने के लिए है। उसने यहाँ पे जो डाटा यूज किया उसका नाम है यूएस अरेस्ट। हमारे पास जो डाटा है वो फाइकस, यानी वेबसाइट वाले ने ये कोड जो है वो रन किया हुआ है यूएस अरेस्ट डाटे के ऊपर। हमने इसी कोड को रन करना है फाइकस के डाटे के ऊपर। अब क्योंकि मैं डाटा ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ तो मुझे इस कोड की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आप भी इसको रिमूव कर दें। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे डाटा लिखें और डाटा में यहाँ पे फाइकस लिखें और इसको रन करें तो हमारे पास यहाँ पे डाटा लोड हो जाएगा कि नहीं होगा? किसी के माइंड में क्वेश्चन आया इस तरह का? जी जरूर साहब। हाँ नहीं सर। जवाब साहब के माइंड में आया। जवाब साहब, इस पे आप डाटा लिखें और आगे फाइकस लिखें, इसको आप रन करें तो ये आपको एरर दे देगा। डाटा सेट फाइकस नॉट फाउंड, जबकि हमारे लैपटॉप में भी डाटा है, हमने इसको इंपोर्ट भी किया हुआ है, ये कह रहा है नॉट फाउंड। इसकी रीजन क्या है, ये क्वेश्चन अपने पास आप नोट कर लें, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको जिस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अरेंज डाटा सेट, तो ये डाटा सेट आपने किस तरह अरेंज करना है उस क्लास में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अभी आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लें ताकि ये ना हो कि उस वक्त मेरे माइंड से जो है वो निकल जाए। आप ये कहीं पे नोट कर लें ताकि हम उस क्लास में इसको डिस्कस करें। अभी क्योंकि अगर इसको डिस्कस किया तो हमारे 10-15 मिनट किसी टॉपिक पर लग जाते हैं। अच्छा, मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कोड हमारे काम का नहीं है। हमने जब फाइल को इम्पोर्ट करना है तो हमने डायरेक्ट यहाँ से इम्पोर्ट करना है और डाटा इम्पोर्ट करना है, एक स्टेप हमने परफॉर्म करना है। और जब हम डेंडोग्राम बनाते हैं ना, डेंडोग्राम क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स हैं, यानी हर एनालिसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं, इसी तरह डेंडोग्राम से भी कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, पहला स्टेप क्या है, डेंडोग्राम क्रिएट करने के लिए आपने फाइल को इम्पोर्ट कर, इम्पोर्ट डाटा। सेकंड स्टेप, सर ये डेंडोग्राम का मतलब क्या है क्या चीज ये डेंडोग्राम, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा हमें। डेंडोग्राम है क्या, अभी जब बनती है ना, बल्कि ये आपने वेबसाइट एक्सप्लोर की है तो आप अगर अपने डाटा को इस तरह विजुअलाइज करना चाह रहे हैं इस फॉर्म में, ये डेंडोग्राम।
इस पर भी डिटेल में हम बात करेंगे, अभी हम जस्ट एडिटिंग करना सीख रहे हैं। फिर हम एनालिसिस पे जब आएंगे ना, स्टैटिस्टिक एनालिसिस पे, ठीक है। फिर हम देखेंगे डेंडोग्राम क्या है, कितनी टाइप्स हैं, किस किस तरह का हम डेंडोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने प्रैक्टिस करनी है, क्या हम सक्सेसफुली कोड को एडिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इंपोर्ट डाटा, सेकंड स्टेप, आपने मैट्रिक्स क्रिएट करना। मैट्रिक्स मीन कि आपके डाटा के ऊपर स्टैट अप्लाई होगी। स्टैट अप्लाई होने के बाद आपके पास जो नया टेबल बनेगा उसे हम मैट्रिक्स कर। उसके बाद क्लस्टरिंग करनी है, यानी ग्रुपिंग करनी है, और उसके बाद उसका प्लॉट बनाना। ये 4 स्टेप। पहला स्टेप हम परफॉर्म कर चुके हैं, इंपोर्ट डाटा। ये देखिए पहला स्टेप। अब डाटा के ऊपर आपने मैट्रिक्स क्रिएट करना है, यानी स्टैट लगाएंगे तो हमारे पास ये डाटा जो है वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट करना है क्लस्टरिंग में। फिर इस क्लस्टरिंग के ऊपर हमें ड्रा करना है प्लॉट। हमने डायरेक्ट डाटा के ऊपर प्लॉट ड्रा नहीं करना, डाटा को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है क्लस्टरिंग में, क्लस्टरिंग को कन्वर्ट करना है प्लॉट में। चलिए हम स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप हम परफॉर्म कर चुके हैं, डाटा इंपोर्ट कर। दूसरा स्टेप है मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर। अब यहाँ पे देखें, ये इन्होंने हेडिंग बनाई हुई कंप्यूट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड क्लस्टरिंग। 2 स्टेप इसने बताए हैं, मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करना है और क्लस्टरिंग कैसे करनी है। पहला स्टेप है ये वाला। जो सब पहले माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। तो सर ये कोड आप रीड करने की कोशिश करें, मैं आपको भी रीड करवाता हूँ, बल्कि आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताते जाएं, आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, ये जो साइन है लेस एंड माइनस, ये क्या शो कर रहा है? इक्वल। इक्वल, यानी ये बता रहा है कि ये वाली जो लाइन पूरी है ना, ये किसके इक्वल है? डी की। ये ठीक है। इस पूरी ना इस पूरे स्क्रिप्ट का या पूरी लाइन का हमने नाम रखा हुआ है डी डी। डी से मुराद है डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, हम आर के ऊपर जब भी कोई काम परफॉर्म करते हैं ना, हर स्टेप के लिए हमें कोई ना कोई पैकेज, कोई ना कोई फंक्शन रिक्वायर्ड होता है। हमने डाटा इंपोर्ट किया, हमें रीड एक्सेल रिक्वायर्ड था। अब हम डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स में, यानी डिस्टेंस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमें फंक्शन रिक्वायर्ड है उसका नाम है डिस्ट। यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्ट। डिस्ट फंक्शन जो है यहाँ पे यूज हो, ये बेसिक फंक्शन है, इसलिए हमें इसको इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ा और एक्टिवेट भी नहीं करना पड़ा। डिस्ट। मैं यहाँ पे दोबारा रीराइट करता हूँ, फिर इसको एडिट करेंगे, पहले रीराइट कर लेते हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कोड पे, डिस्ट से। ये देखें डिस्ट। ये देखें, जैसे मैंने डिस्ट लिखा ना, इसने मुझे सजेशन दे दी है डिस्ट स्टैट का बेसिक फंक्शन। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कोई भी वर्ड जब वो आपको ब्रैकेट्स ओपन करके दे दे, इट्स मीन के वो फंक्शन है। अब नेक्स्ट है स्केल। डिस्टेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है? स्केल। हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्केल। ये देखें, सर मुझे सजेशन दे दी और साथ बताया कि ये बेसिक पैकेज है, ये भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। जब स्केल को अप्लाई किया तो उसने मुझे एक और ब्रैकेट ओपन करके दे दिया। अब स्केल क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब स्केल के अंदर उसने यूएसआरएस लिखा हुआ है। ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि यूएसआरएस क्या है। ये वेबसाइट वाला जो ऑथर है, ये वेबसाइट वाला जो बंदा है, वो इसी वाला डाटा यूज कर रहा है यूएसआरएस वाला।
जबकि हमारे पास जो डाटा है फाइकस का है, हम एनालिसिस जो है ये फाइकस वाले डाटा पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो फाइकस वाले डाटा पे एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए इसका मतलब है हमें यहाँ पे फाइकस टाइप कर फाइकस कॉमा यहाँ पे मेथड नेक्स्ट है यूक्लिडियन। यानी यहाँ पे जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो यूक्लिडियन है। यूक्लिडियन के अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन वो हम जब इसकी प्रॉपर इसको स्टैट के साथ एनालाइज करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि जो है वो मेथड कौन कौन से हैं और हमने हमारी रिक्वायरमेंट का मेथड कौन सा है। लेकिन अभी हम इसी को फॉलो कर रहे हैं तो इसी कोड को एडिट करते हैं। यूक्लिडियन है, मैं इसको कॉपी करके ना वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यानी ये सर मैंने ये कोड मेथड कौन सा है? जी यूक्लिडियन यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब मैंने सेम टू सेम कोड राइट किया है। देखिए पूरे कोड में मुझे एक चीज़ एडिट करना पड़ी, बाकी सेम कोड वही नहीं है उसी का। जहूर साहब, जी सर। ये देखें सारा जो मैंने कोड एडिट किया है या रीराइट किया है इसमें सिर्फ मैंने एक वर्ड चेंज किया है फाइकस, बाकी तो सारा कोड वही है सेम उसी का। जी सर। ऐसे ही है ना? एक जी जी वर्ड जी। चेंज करने से ये देखें अब ये वाला जो कोड है ये एनालिसिस करेगा हमारे डाटा के ऊपर। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, आप लोग भी रन करें। देखें जैसे इसको रन किया ना, इसने हमें एरर दे दिया एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। जहूर साहब अब इस एरर को आप रीड कर सकते हैं। जी सर, ये -5 वाला लाइन जो है। हाँ, ये कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो डाटा है ना उसको आपने यहाँ से माइनस करना। मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट -5 और इसको रन करता हूँ। अब देखिए इसने क्या किया, स्टैट लगा के मेरे डाटा को कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स में। ये देखिए ये मुझे इसने मैट्रिक्स क्रिएट करके देते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कोडिंग इसकी कोडिंग कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ डी डी का। डी डी लेस देन माइनस। ये देखिए ये आपके सामने मैंने एक लाइन जो है वो राइट की है। सर ये मेरे साथ एरर है, डेटा सेट फाइकस नॉट फाउंड। आप फाइकस से स्पेलिंग चेक करें, ठीक लिखें। और स्क्रीन नंबर 3 में देखें फाइकस वाली फाइल आपके पास है। स्क्रीन नंबर 3 में है सर। स्पेलिंग चेक करें, ठीक है। स्पेलिंग ठीक है सर। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी सर। ओके। अच्छा मैं 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा मैंने इसको ना सर जब ये रन करूंगा तो ये कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब कोड में कन्वर्ट हो गया। अब देखें ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में दोनों में क्या डिफरेंस। सेम टू सेम कोड है। मैंने जस्ट क्या किया, यूएस अरेस्ट को माइनस करके यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइकस। अगर मैं इस कोड को एडिट करूँ, अब मैं इसको रीड कर सकता हूँ, मुझे पूरे कोड की समझ आ गई है, मैं इसको रीड भी कर सकता हूँ, आप लोग भी इसको रीड कर सकते हैं। मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे फाइकस लिखूंगा सिर्फ, अपनी फाइल का नाम प्रोवाइड करूँगा। और मुझे पता है यहाँ पे मैंने -5 करना है तो मैंने -5 कर दूंगा। सेम कोड, इसको रन करूंगा। अब ये मेरे डाटे के ऊपर वर्क कर रहा है। जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है सर।
सर कोड को रन कीजिएगा। जोर साहब काइंडली कोड को रन करें। एरर दे रहा है सर। कह रहे अनएक्सपेक्टेड सिंबल। आपने ना ब्रैकेट डिलीट कर दी हुई है मेथड से पहले। मेथड से पहले कॉमा है, कॉमा से पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाद एक छोटी ब्रैकेट भी आती है क्लोजिंग। इधर सर। जी बस। ओके सर, थैंक यू। रन हो गया आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको कन्वर्ट कर लें कोड में, डीडी में। यानी एक हमने स्टेप परफॉर्म कर लिया। क्या किया हमने? हमने डाटे को कन्वर्ट कर लिया है। ये जो डाटा था हमारे पास, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स का नाम हमने रख दिया डीडी। अब हम मैट्रिक्स को यूज करने लगे, डीडी के ऊपर क्लस्टरिंग करेंगे। ये देखें, ये फार्मूला एच क्लस्ट, ये वाला जो फंक्शन है ना एच क्लस्ट, ये यूज होगा डीडी को कन्वर्ट करने के लिए क्लस्टरिंग में। तो मैं यहाँ पे ये तो कोड दोबारा लिखता हूँ। ये देखें एच क्लस्ट, ये देखें फंक्शन शो हो गया स्टैट का। आपको कोई एक्टिवेट नहीं करना पड़ा। ब्रैकेट, यहाँ पे फाइल का नाम लिखें डीडी, क्योंकि हम डीडी पे वर्क कर रहे हैं ना। डीडी मेथड, यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पे वेबसाइट में दिया हुआ है। जब हम एनालिसिस की तरफ आते हैं तो फिर हम तमाम मेथड एक्सप्लोर करेंगे। कॉपी पेस्ट। अब इसको रन करते हैं। ये देखें, जैसे रन किया इसने मुझे इसकी समरी बता दी कि आपके पास क्लस्टरिंग जो है वो हो चुकी है, और ये इंफॉर्मेशन आपके पास। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कोड में। लेस देन माइनस एच सी। देखें सेम टू सेम कोड है, मुझे कोई चीज़ एडिट करनी नहीं पड़ी इसमें। ये तो वही कोड है जो वेबसाइट पर लिखता था, लेकिन अब क्या किया हमने? हमने डीडी के अंदर अपना डाटा सेव कर दिया, इसलिए यहाँ पे डीडी वही वर्क करेगा। ये देखें रन किया। अब आ जाते हैं प्लॉट की तरफ। यहाँ पे जस्ट टाइप करें प्लॉट, सेलेक्ट करें एच सी। अब क्योंकि हमने प्लॉट बनाना है एच सी पे, क्लस्टरिंग पे। अब ये जो एच सी वाला डाटा है इसके ऊपर हम प्लॉट कन्वर्ट करें। क्लस्टरिंग वाला हमारे पास डाटा है एच सी, तो प्लॉट में आप टाइप करेंगे एच सी और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपके पास जो है वो डेंडोग्राम क्रिएट हो जाए। ये आज हमने एक कोड को एडिट किया है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मज़ीद इस पे वर्क करेंगे एडिटिंग पे, फिर हम कोड जनरेशन की तरफ से इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अभी इसमें इश्यूज हैं, आप इस वेबसाइट पे आ जाएँ, आएँ देखें, इसके मुताबिक इसके ऊपर वर्क करें, एडिट करने की कोशिश करें और प्लॉट क्रिएट करके ग्रुप में शेयर करें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। मैं उनको लिंक जो है वो शेयर करने लगा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने आपको एक कोड एडिट करके दिखाया। अब अगर आप लोग फ्री हैं तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और जितने भी ये ग्राफ बने हुए हैं ना, तमाम ग्राफ्स के वन बाय वन, वन से आप शुरू हों तो फिर आपको पास इश्यूज नहीं आएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएंगे, तमाम प्लॉट्स आपके पास इजीली बनते जाएंगे। जिस तरह मैंने अभी आपको एक कोड पे प्रैक्टिस करवाई है, एक कोड आपको रीड करके, राइट करके, एडिट करके दिखाया है, इसी तरह आपने इस एनालिसिस में, इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी डेंडोग्राम्स हैं वो सारे अब आपने कल की क्लास से पहले तक आपने ट्राई करना है कि आपने इसको एडिट करें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।